मतलब ये जो चारों टॉपिक जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, पहला वाला टॉपिक का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या होता है, जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट और बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन अपन आज करेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला टॉपिक लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है क्या? मतलब सबसे पहले आप समझो कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है क्या। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोलता है कि जैसे मान लो कि हीलियम है, तो याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हीलियम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, याद है? हीलियम के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोलता है कि मान लो कि हीलियम के पास 300 जूल की एनर्जी है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर मिलेगा। मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना होगा? 100, 100 और 100 होगा, है ना। जैसे मान लो, तुम्हें याद है मैं तुम्हें पढ़ाया था कि डाई एटॉमिक गैस के लो टेम्परेचर के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डाई एटॉमिक गैस के लो टेम्परेचर पे कितने होते हैं? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। और मान लो कि तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि नाइट्रोजन के पास 500 जूल की एनर्जी है, तो बताओ हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी है? तो अभी मैंने क्या कहा कि जितनी एनर्जी होती है वो सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर विभाजित होती है। तो नाइट्रोजन के पास कितनी एनर्जी है? 500। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 5। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? 100, 100, 100, 100 और 100। आया तुम्हें समझ में? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इन एन आइडियल गैस। किसकी बात कर रहे हैं हम? आइडियल गैस की। तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इन एन आइडियल गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, is equally distributed among all degrees of freedom, among all degrees of freedom। तो आइडियल गैस के किसी भी पार्टिकल के पास जितनी एनर्जी होती है वो सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। जैसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total energy of any particle in an ideal gas is equally distributed among all degrees of freedom, and each degree of freedom, and each degree of freedom will have, and each degree of freedom will have half kbt। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ केबीटी। इस हाफ केबीटी को मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। एक बार ऐसा का इसको अपनी कॉपी में इसको उतार लो कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। लिख लो अपनी कॉपी में। सिद्धार्थ लिख लो, मेघना, रानू कोई डाउट है इसमें तो पूछो, रिदम कोई डाउट है तो पूछो। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, कोई वर्ड से ही पता पड़ रहा है, इक्वी पार्टीशन, बराबर पार्टीशन होगा, है ना। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसमें आपकी एनर्जी इक्वली डिवाइड हो जाएगी, और हर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? हाफ केबीटी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोलता है कि आइडियल गैस के अंदर कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास जितनी भी एनर्जी है वो सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर डिवाइड होगी, ठीक है। अब हाफ केबीटी क्या है? तो मैंने तुम्हें बोला कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी मिलेगी? हाफ केबीटी। इस टी का मतलब है टेम्परेचर, और ये किस में लेना है? केल्विन में। और के बी होता है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और के बी की वैल्यू होती है आर अपॉन एन ए। याद है आर क्या है? आर अपना जो कांस्टेंट 8.314, एन ए आपका एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। लिख लो अपनी कॉपी में इसको।
लिख लो। तो ये है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोलता है कि किसी भी आइडियल गैस के पास जितनी भी एनर्जी है वो सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर डिवाइड होगी। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। सर ये जो एनर्जी इक्वल डिवाइड होगी वही इसके बराबर होगी, हाफ के बीटी। नहीं 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 मेघना नहीं। अब मैं क्वेश्चन तेरे को कराता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा, मुझे समझ में आया तेरा डाउट क्या है। देख, ये जो हाफ केविटी है ना, इसका मतलब है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी होगी। जैसे अगर मान ले कोई तुझे पूछे कि हीलियम के एक एटम के पास कितनी एनर्जी है, तो हीलियम के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते? 3। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी है, तो 3 के पास कितनी होगी? 3/2 केबीटी। जैसे नाइट्रोजन है N2, तो N2 के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी है, तो 5 के पास कितनी होगी? 5/2 केबीटी। आया समझ में कि अभी समझ में नहीं आया? सर आ गया। हाँ बस ये, हाँ मैं समझ गया। मुझे लगा तेरे को डाउट ये था कि ये टोटल है अब डिवाइड होगा, नहीं, ये टोटल नहीं है, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली है। तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है तेरे को उससे मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, तो प्रेशर। सर हाँ पूछो पूछो, क्या पूछो? नहीं, अब यही हुआ ना, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि 300 जूल जैसे एक है, तो वो 3 में डिवाइड होगी तो 100 तो वो 100 इसके बराबर होगा, हाफ हाँ के बीटी। मतलब 100। जैसे मैंने 300 बोला था, तो 300 का मतलब है कि टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी 300 है, और हीलियम के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना है? 100। तो वो जो 100 है वो ये चीज है, हाफ केबीटी। ओके सर। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी होती है। तो अगर 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 7 इंटू हाफ केबीटी। यस सर। ठीक है, अच्छा अब आगे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन velocities in ideal gas। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज इन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के अंदर वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो, याद है मैंने तुम्हें परसों क्या पढ़ाया था? आइडियल गैस एजम्पशन। तो मान लो कि ये कोई आइडियल गैस पार्टिकल है, मान लो ये एक्स में जा रहा है वी एक्स से, वाई में जा रहा है वी वाई से, और जेड में जा रहा है वी जेड से। तो मैं तुम्हें याद है परसों क्या लिखवाया था कि अगर ये आइडियल गैस का पार्टिकल है, मतलब वी एक्स और वी वाई और वी जेड तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना? तो अपन इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? क्योंकि एक्स में वी एक्स है, वाई में वी वाई है, जेड में वी जेड है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूंगा तो कितना आएगा? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, ये तीनों तो एक दूसरे के बराबर है, वी एक्स वी वाई जीड है वी जेड। तो मैं इन तीनों की जगह क्या लिख सकता हूं? वी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 वी एक्स स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि वी वाई भी वी एक्स के बराबर है, वी जेड भी वी एक्स के बराबर है। तो इस रूट को उधर शिफ्ट करो, तो ये वी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन 3। तो ये वी क्या है? वी लिखो अपनी कॉपी में नेट वेलोसिटी। और वी एक्स का मतलब क्या है? एक्स में कितनी वेलोसिटी है। वी वाई का मतलब क्या है? वाई में कितनी वेलोसिटी है। वी जेड का मतलब क्या है? जेड में कितनी वेलोसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। खासकर अगर तुम नीट वगैरह कुछ देते हो तो ये रिलेशन तुम्हारे बहुत काम का है। लिख लो अपनी कॉपी में, और अपना एक डेरिवेशन अपनी बुक का एनसीईआरटी का इसी पे डिपेंड करता है, तो उसको लिख लो। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज इन आइडियल गैस, टॉपिक लिख लो।
लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछो यार, तुम्हें डाउट है तो पूछना पड़ेगा। तो आइडियल गैस का कोई भी पार्टिकल, मान लो एक्स में जा रहा है वी एक्स से, वाई में जा रहा है वी वाई से, जेड में जा रहा है वी जेड से, तो याद रखना इसकी तीनों वेलोसिटी बराबर होगी। और नेट वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं अपन? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, लेकिन तीनों बराबर है तो वी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? मोड ऑफ वी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो लिखो अपनी कॉपी में। प्रेशर ऑन कंटेनर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर लिखना, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑफ आइडियल गैस। तो कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर, मान लो ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है, तो तुम्हें भी पता है कि आइडियल गैस अगर इस कंटेनर की दीवार से टकराएगी तो क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, मतलब प्रेशर लगाएगी। तो कितना प्रेशर लगाएगी वो अपने को पता करना है ना? तो अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो आपको एन दे रखा है, लिखो अपनी कॉपी में, साथ साथ लिखते जाओ। एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिखो अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। छोटा है ना, सॉरी, छोटा एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको एन डैश लिखना, वरना आप इसको नंबर ऑफ मोल से कंफ्यूज कर जाओगे। तो छोटा एन डैश आपको क्या दे रखा है? एन डैश का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल है? एन डैश। एन डैश आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपको छोटा एम दे रखा है मास ऑफ वन पार्टिकल। छोटा एम क्या दे रखा है कि भैया एक पार्टिकल का मास कितना है? मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, ए आपको दे रखा है एरिया और एल आपको दे रखा है इसकी हाइट। कि मान लो कि इस कंटेनर का जो, ये मान लो ये वाली हाइट ले रहा हूं मैं एल, और इसका जो ये वाला सरफेस है, मान लो इसका जो एरिया है वो कितना है? ए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा? किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम क्या होता है? कितना एरिया है इंटू कितनी हाइट है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ए इंटू एल आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लिखो एक बार, ये सब लिख लो अपनी कॉपी में। एन डैश मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल है। एम आपको दे रखा है मास ऑफ वन पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल का मास कितना है। ए आपको एरिया दे रखा है, एल आपको हाइट दे रखी है। हाइट मतलब यार यहां पे ये वाली हाइट है, इसको मैं हाइट बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। ठीक है, अब अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस कंटेनर में कितने पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बताने। तो आप खुद ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। एन डैश का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स है? एन डैश। तो आप मुझे बताओ 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 2 एन डैश। मैं पूछूं कि बताओ 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 3 एन डैश। मैं पूछूं कि बताओ 4 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 4 एन डैश। क्योंकि एन डैश का मतलब है 1 मीटर क्यूब में कितने। तो अपना वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? एन डैश इंटू ए इंटू एल। अब तक लिख लो, और किसी को अब तक जो लिखवाया उसमें कोई डाउट है तो पूछो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 3-4 स्टेप और है, आ जाएगा, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो अब तक जो मैंने लिखा उसमें। एन डैश का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एम अपन ने अब तक यूज नहीं किया है, एम का मतलब है मास ऑफ वन पार्टिकल। ए मतलब एरिया कितना है, एल मतलब हाइट कितनी है, वॉल्यूम ए इंटू एल। तो ए इंटू एल वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे अंदर? एन डैश इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। मान लो कि एक कोई पार्टिकल है आइडियल गैस का, वो वेलोसिटी वीएक्स से कंटेनर की वॉल की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसका मास है एम। तो आप मुझे बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एम वी एक्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। और ये जो पार्टिकल ये दीवार की तरफ जा रहा है। ठीक है, और मैंने तुम्हें परसों क्या लिखवाया था? आइडियल गैस में सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब है
कि जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी से घूम के वापस आ जाएगा। तो टकराने के बाद ये पार्टिकल पीछे की तरफ आएगा, लेकिन वेलोसिटी उतनी रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो जितनी वेलोसिटी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस एम वी एक्स। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब आपका पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एम वी एक्स, और इनिशियल कितना है? एम वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? माइनस टू एम वी एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, हर चीज इसमें काम की है। ये वाला फॉर्मूला काम का है। अगर कोई तुम्हें पूछे कि आइडियल गैस का एक पार्टिकल दीवार से टकराया एक्स डायरेक्शन में, तो बताओ उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा? माइनस टू एम वी एक्स। लिखो एक बार इसको अपनी कॉपी में, लिखो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखते जाओ, मैं जो लिखवा रहा हूं वो। तो पहले मैंने तुम्हें क्या निकालना सिखाया? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया? कि एक पार्टिकल टकराएगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा। लिखो अपनी कॉपी में, लिख लो। होने ही वाला है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन ने क्या निकाला? कितने पार्टिकल है। फिर अपन ने ये निकाला कि एक पार्टिकल टकराएगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से लिखो। नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ कॉलिजन्स। नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो देखो, अब तुम बोलोगे सर कि जितने पार्टिकल है सर उतने कोलिजन होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल टकराएंगे। लेकिन होगा क्या? देखो, कुछ पार्टिकल इनमें से दीवार की तरफ आ रहे होंगे टकराने के लिए, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो दीवार से टकरा के वापस जा भी रहे होंगे। क्योंकि आइडियल गैस में क्या होता है? सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठा तो नहीं हो सकते, तो सारे पार्टिकल कंटेनर में फैले हुए होंगे। तो जितने पार्टिकल हैं उनमें से आधे तो दीवार की तरफ टकराने के लिए आ रहे होंगे, और आधे पार्टिकल टकरा के वापस जा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने? एन डैश एल। तो कोलिजन कितना होगा? एन डैश एल अपॉन टू। ये अपन ने क्या एजम्पशन किया? एजम्पशन ये किया कि जितने पार्टिकल दीवार की तरफ आ रहे उतने ही टकरा के वापस जा रहे हैं। क्योंकि सारे के सारे अगर दीवार की तरफ आ रहे होंगे तो फिर एक तरफ तो पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे। पर मैंने क्या बोला? आइडियल गैस में पार्टिकल इकट्ठा हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब जगह डेंसिटी सेम रहती है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन कितने होंगे? जितने पार्टिकल है उतने आधे। बस हो गया। एक लास्ट स्टेप और है। तो इतने कॉलिजन होंगे, और एक कोलिजन होगा तो इतना मोमेंटम चेंज होगा। क्योंकि एक पार्टिकल टकराएगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा? इतना। और कितने कोलिजन होंगे? इतने। ठीक है, तो देखो, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया? डेल पी टोटल। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया? कितने कोलिजन होंगे? एन डैश एल बाई टू। और एक कोलिजन होगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा? माइनस टू एम वी एक्स। तो टू से टू गया तो ये कितना आया? एन डैश ए एल इंटू एम वी एक्स। टू से टू गया तो ये आ गया तुम्हारा डेल पी टोटल, कि कितना मोमेंटम चेंज होगा। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है कितना मोमेंटम चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम लगा, डेल पी टोटल अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा? एन डैश ए एल एम वी एक्स अपॉन टी, और लेंथ अपॉन टाइम वापस क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एन डैश ए एम वी एक्स स्क्वायर। क्योंकि लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? एन डैश ए एम वी एक्स स्क्वायर। और एरिया कितना है? ए से ए गया तो ये कितना आया? एन डैश एम वी एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में। और अगर तुम भूल गए हो तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि वी एक्स स्क्वायर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन थ्री। लिख लो अपनी कॉपी में। तो प्रेशर ऑन कंटेनर ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? एन डैश इंटू एम इंटू वी स्क्वायर बाय थ्री। लिख लो अपनी कॉपी में। इसके साथ तुम्हारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। लिख लो, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो कितने कोलिजन हुए? इतने। एक टकराए तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? इतना। तो टोटल मोमेंटम ये आ गया। तो डेल पी टोटल। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो इससे आपका फोर्स आ गया। और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ए से गया प्रेशर आ गया। और वी एक्स स्क्वायर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय थ्री। इससे आपका प्रेशर आ गया। ये है आपका प्रेशर ऑन वॉल ऑफ एन आइडियल गैस। लिख लो अपनी कॉपी में।
और इसमें अब तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। मेघना, रानू, रिदम, कोई डाउट है गार्गी तो पूछो, है ना, कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो। सर ये वाली स्लाइड वापस बता दो। मैं एक बार पूरा वापस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा वापस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है ना, पूरा वापस बता रहा हूँ। एक बार लिख लो यार, पूरा वापस बता रहा हूँ ताकि वापस लिखने की झंझट नहीं होगी। लिख लो एक बार पूरा, मैं पूरा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो देखो मैं लाइन वाइज तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने एक कंटेनर बनाया, मैंने बोला इस कंटेनर का जो एरिया है वो है ए, लेंथ है एल, तो मैंने बोला वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलोगे सर एरिया इनटू हाइट। फिर मैंने बोला कि एंडेज जो है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एंडेज का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर क्यूब में। तो आप बोलोगे सर 1 मीटर क्यूब में इतने हैं, तो अपने पास कितना वॉल्यूम है, ए इंटू एल, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो कितने हो जाएंगे, एन डैश इंटू ए इंटू एल। अब आइडियल गैस कंटेनर में जितने पार्टिकल है वो एक तरफ से इकट्ठा हो नहीं सकते, तो आधे तो दीवार की तरफ जा रहे होंगे, आधे टकरा के आ रहे होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे, जितने पार्टिकल है उसके आधे, तो एन डैश ए एल बाय टू, ये तो नंबर ऑफ कोलिजन आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक पार्टिकल टकराएगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा, तो पार्टिकल जा रहा है वीएक्स से, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी एक्स। टकरा के वापस आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स, क्योंकि उल्टा आ रहा है। तो बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टू एम वी एक्स। कैसे आया, फाइनल में से इनिशियल घटाना, चेक करना, ये आ जाएगा। तो एक पार्टिकल टकराया तो इतना चेंज हुआ, पर कोलिजन तो इतने सारे, तो डेल पी टोटल कितना आया, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया, कोलिजन कितने हो रहे हैं, एन डैश ए एल बाय टू, और एक टकराएगा तो कितने होंगे, माइनस टू एम वी एक्स। तो टू से टू गया तो ये कितना आया, माइनस एन डैश ए एल एम वी एक्स स्क्वायर। ये तो डेल पी टोटल आ गया। पर फोर्स क्या होता है, कितना मोमेंटम चेंज हुआ अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ। तो अब यहां पे अपने को सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो आप साइन हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा एन डैश ए एल एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन टी, और लेंथ अपॉन टाइम वापस क्या होता है, वेलोसिटी होता है, सॉरी ये वी एक्स स्क्वायर नहीं, खाली वी एक्स है। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका फोर्स, एन डैश ए एम वी एक्स स्क्वायर। और अगर आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये एरिया भी कट जाएगा, आपका आ जाएगा एन डैश एम वी एक्स स्क्वायर। और वी एक्स स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय थ्री, अपन ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज। तो फाइनल आंसर क्या आया, एन डैश एम वी स्क्वायर बाय थ्री, ये आया आपका फाइनल आंसर। आया समझ में, लंबा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट है, तो करना तो तुम्हें पड़ेगा यार। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। आपने नंबर ऑफ कोलिजन्स हाफ क्यों किया? क्योंकि रानू आइडियल गैस, अगर मैं बोलता हूं कि किसी कंटेनर में आइडियल गैस है, तो रानू ऐसा होता है, आइडियल गैस में सारे पार्टिकल एक तरफ इकट्ठा नहीं हो सकते। मतलब देख, अगर मान ले सारे के सारे पार्टिकल, सोच सारे पार्टिकल इधर जा रहे हैं, सब पार्टिकल, तो फिर इधर तो खाली हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, अगर ये आइडियल गैस है तो कंटेनर में सब जगह नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने चाहिए, मतलब डेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल एक तरफ नहीं जा सकते। तो अगर कंटेनर में 10 पार्टिकल है तो 5 तो उधर की तरफ जा रहे होंगे और 5 टकरा के वापस आ रहे होंगे। इसलिए मैंने नंबर ऑफ कोलिजन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आधा लिया। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो, नेक्स्ट है अपना, लिखो अपनी कॉपी में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ के दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वैसे देखो इस चैप्टर में हीट इंजन भी है, रेफ्रिजरेटर भी है और कार्नोट इंजन भी है। जिसको ये टॉपिक पढ़ना है अपन अगले वीक से पढ़ना चालू कर देंगे, जो रिमूव हो गए वो एक बार अपन वो कर लो जो तुम्हारे अभी मार्च में एग्जाम में आ रहे, ठीक है। पर ये लिख लेना, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, ये भी तुम्हें करने मेरे साथ। लेकिन एक बार आपका थर्मो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से। तो पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो पहले तुम समझना कि ये स्टेटमेंट है क्या, फिर इसकी थ्योरी लिख लेना।
तो केल्विन प्लैंक ये बोलते हैं कि मान लो कि एक कोई सिस्टम है जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, T1 वेरी हाई, और मान लो कि मैं वहां से 400 जूल की हीट निकालता हूं, है ना, और मैं ये चाहता हूं कि इस 400 की 400 जूल को मैं वर्क में कन्वर्ट कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन और प्लैंक ये बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम से आप जो एनर्जी निकालते हो उस सारी की सारी एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ी बहुत एनर्जी तो तुम्हारी पक्का वेस्ट हो जाएगी। तो केल्विन प्लैंक क्या बोलते हैं? केल्विन और प्लैंक ये बोलते हैं कि अब तक ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना कि आप जितनी एनर्जी निकाल रहे हो वो सारी की सारी आप वर्क में कन्वर्ट कर दो, है ना। बिल्कुल भी एनर्जी आपकी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी तो पक्का खर्च हो जाएगी, पक्का वेस्ट हो जाएगी। जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, तुमने कभी थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है सोचा है? देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, आप कोल लेते हो, कोयला, और कोल को अपन क्या करते हैं, कोल को अपन गर्म करते हैं। तो कोयला गर्म होता है तो ऊपर एक पाइप होता है, उस पाइप में पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी। और आगे ये पाइप ऐसे चपटा होता है। तो इस कोल की गर्मी से ये पानी गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है, और यहां से स्टीम निकलती है और टरबाइन को घुमाती है और पावर बनता है। लेकिन अगर मान लो इस कोल से 500 जूल की एनर्जी निकलती है ना, आप सारी की सारी 500 को पानी को गर्म करने में यूज नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एनर्जी तो रास्ते में पक्का वेस्ट हो जाती है। और मान लो कि आपने 500 में से 400 जूल ले भी लिया, तो सारी की सारी एनर्जी पानी की वापस आप टरबाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस टरबाइन से भाप निकलेगी तो वापस वो भाप ही होती है, पानी तो नहीं होती है। मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी वापस क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो केल्विन और प्लैंक क्या बोलते हैं, आप देखो पढ़ो। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन ए साइकिल विच रिसीव्स हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर, एक जगह से एनर्जी लेना एंड कन्वर्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क, और सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट करना, वर्क में कन्वर्ट करना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, फिर मैं क्लोजियस तुम्हें समझाता हूं। एक बार केल्विन प्लैंक लिख लो। और ऐसा क्यों होता है ना, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी रुको। ऐसा क्यों होता है ना, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तुम मुझे पूछ सकते हो अभी कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपने तो पढ़ा दिया, हमने लिख लिया, का फायदा क्या है। मैं तुम्हें समझाता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हें पता है, अगर केल्विन प्लैंक की बात गलत प्रूव हो गई तो इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है, पता है। इसका सीधा रिलेशन टाइम ट्रेवल से आता है। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे होता है, देखो अभी। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर पहला ऐसा क्यों पॉसिबल। देखो, मान लो, तुम खुद सोचो, मान लो कि किसी सिस्टम में 400 जूल की एनर्जी है, और मान लो कि मैंने सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी, वर्क में कन्वर्ट कर दी। तो आप मुझे बताओ फिर सिस्टम में कितनी एनर्जी बचेगी? जीरो। और अगर किसी सिस्टम में एनर्जी जीरो है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जीरो है, मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 केल्विन। और टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो गया, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना बंद कर देंगे। और अगर सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, इसका मतलब टाइम वहां रुक जाएगा। और टाइम अगर रुक जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? टाइम ट्रेवल कर सकते हो। आया तुम्हें समझ में? अगर किसी सिस्टम की सारी हीट आपने वर्क में कन्वर्ट कर दी, तो सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी बचेगी? जीरो। सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी जीरो है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, यू जीरो है तो टी जीरो, टी जीरो है मतलब सारे एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, मतलब टाइम थम जाएगा। टाइम कब चलता है? जब चीजें चलती है। और टाइम थम जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? टाइम ट्रैवल कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट लॉ आपका, इसलिए ये सेकंड लॉ आपका इसलिए एप्लीकेबल है। आया तुम्हें समझ में? तो अब तक दुनिया में ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना जो एक जगह से हीट ले और सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब मैं क्लोशियस समझा रहा हूं। किसी को केल्विन में डाउट है तो पूछो।
तो क्लोसियस आपका रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है और केल्विन आपका हीट इंजन से। देखो जिसको पढ़ना है ये टॉपिक अलग से अपन अगले वीक कर लेंगे ना, अभी अपना सिलेबस से रिमूव हो गया है, लेकिन हाँ तुम लोगों को पढ़ना है तो अपन नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, ठीक है। रानू, मेघना, पढ़ना मेरे से टॉपिक रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, सब कुछ। अभी राइट नाउ अपन थर्मो आज खत्म कर देंगे। तो क्लोसियस क्या बोलता है अब तुम सुनना। तो क्लोसियस ये बोलता है, क्या बोलता है क्लोसियस, सुनना। क्लोसियस ये बोलता है कि अगर मान लो कि ये कोई फ्रिज है, कोई रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर T1 होता है और बाहर का टेम्परेचर T2 होता है। तो अपने को एक बात तो पता है कि T1 लेस देन T2 होता है, क्योंकि जो अपना फ्रिज है, जो अपना रेफ्रिजरेटर है, वो तो ठंडा होता है। तो क्लोसियस ये बोलता है कि अगर आपको ठंडी जगह से हीट बाहर भेजनी है, गर्म जगह, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और करना भी पड़ेगा। कभी तुमने ऐसा देखा है कि कोई फ्रिज बंद पड़ा हुआ है और फ्रिज के अंदर तुम गरम गरम चीज रखो, तो क्या वो ठंडी होती है? नहीं होती है। अगर आपको उस चीज को ठंडा करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको करंट देना पड़ेगा। तो अगर आपको, वापस सुनना, अगर आपको ठंडी जगह से गर्म जगह हीट भेजनी है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रिज के अंदर कोई सामान पड़ा है, अगर आपको उसको ठंडा करना है, मतलब अंदर की गर्मी को बाहर भेजना है, तो अपने को वर्क करना पड़ता है। वर्क मतलब अपने को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। अगर फ्रिज बंद होगा तो दूध पड़े पड़े आइसक्रीम नहीं बनेगी। दूध को अगर आइसक्रीम बनाना है तो मान लो आपने फ्रिज में दूध रखा और आपको दूध को क्या बनाना है? आपको दूध को आइसक्रीम बनाना है, तो दूध के अंदर की गर्मी को फ्रिज से बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ठंडी जगह से गर्म जगह अगर एनर्जी भेजनी है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा मतलब आपको करंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो यही आपका क्लोजर स्टेटमेंट है। क्या बोलता है देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट वुड ऑपरेट इन ए साइकिल which extract heat from a low temperature and supplies to a high temperature without any external agency। तो बिना किसी वर्क के तो आप ये पॉसिबल नहीं कर सकते। अगर आपको ठंडी जगह से गर्म जगह एनर्जी भेजनी है तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। तो ये है आपका क्लोजर स्टेटमेंट। इसके साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है और अपन लास्ट यूनिट पे जाएंगे, वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स। लेकिन अब 5 मिनट ही बचे हैं तो अपन कोई मतलब नहीं है। तो देखो ऑसिलेशन वेव्स मैं चालू कर रहा हूं, बहुत अच्छी यूनिट है। मैं तुम्हें ऑसिलेशन वेव्स की सारी मेरी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें आज भेज दूंगा। तो मान लो तुम्हारे 2-3 मार्च से पेपर है, वैसे तो मैं देखो वादा करता हूं मैं तुम्हें करा दूंगा, है ना। पर अब बाई चांस नहीं हो पाए तो मेरी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी है, आप आराम से उससे पढ़ सकते हो। आप टाइम लेके मेरे घर पे आके भी मुझसे पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करूंगा ऑसिलेशन वेव्स, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। और कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टाटा।